नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र से संबंधित एक टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम छंद है। और ये छंद हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें बहुत काम आता है, यानी इनके सिलेबस में ये हमारे ऐड है। अब छंद, सबसे पहले हमें छंद के बारे में सामान्य से जानकारी प्राप्त होना जरूरी है कि छंद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, उसका अर्थ क्या और हम किस तरीके से उसे काव्य शास्त्र में काव्य रचना करते समय उनका प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि छंद किस शब्द से बना है। छद शब्द से इसकी उत्पत्ति भी है। और छद में कौन सा प्रत्यय लगा? असून प्रत्यय। छद में कौन सा प्रत्यय लगा है? असून प्रत्यय। और छद शब्द के हमारे हिंदी शब्दकोश में बहुत से अर्थ होते हैं, जिसमें से कुछ जैसे बहलाना, फुसलाना, बांधना, ये सब भी हमारे इनके अर्थ निकलते हैं। लेकिन इनमें से एक अर्थ हमारे होता है जिसका है उस अर्थ का क्या कहते हैं? अक्षरों का परिमाण करना। अक्षरों का परिमाण करना। और ये अक्षरों का परिमाण ही हमारे काव्य शास्त्र में रचना करते समय हमारे काम आता है। यानी कि हम जब भी कोई काव्य की रचना करते हैं, जब भी कोई कवि या लेखक काव्य की रचना करता है, तो उनको अक्षरों के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी किसी काव्य की रचना करते हैं तो उनमें हम अक्षरों, मात्राओं, वर्णों, इनके नियमों का पालन करते हुए जो रचना की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? छंद। क्या छंद की परिभाषा क्या होगी? जिस काव्य में मात्रा, वर्ण आदि के नियमों का पालन करते हुए जो रचना की जाती है वही क्या कहलाता है? हमारा छंद कहलाता है। यानी कि छंद में हमें वर्णों का भी ध्यान रखना होता है, मात्राओं का भी ध्यान पड़ता है, वही हमारे छंद के काम आता है। अब हम मानते हैं कि हमारे छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हमारे छंद शब्द के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य पिंगल, जिन्होंने छंद सूत्र नामक रचना के माध्यम से हमें छंद के नियमों का अवगत करवाया था। आचार्य पिंगल का जो ये रचना थी छंद सूत्र हमारे छंद साहित्य की सबसे सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। उसी में हमें नियमों से अवगत करवाया गया था। अब हम देखते हैं कि छंद का वर्गीकरण। छंद को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले छंद को 2 भागों में बांटा गया, एक तो वैदिक छंद, दूसरा लौकिक छंद। अब वैदिक छंद के भी हम देखें तो वैदिक छंद के भी हमारे 7 भागों में इनको बांटा गया। इसमें 7 भाग में कौन सा है? पहला भाग है गायत्री छंद। गायत्री छंद में क्या होता है? 24 वर्ण, यानी कि जिस भी काव्य रचना में 24 वर्ण मिले, 24 वर्ण का मतलब अलग अलग वर्ण होंगे, उनमें मात्राओं को काउंट नहीं करेंगे अपन, मात्राओं को नहीं जोड़ा जाएगा, ओनली वर्ड को जोड़ा जाएगा, वर्ण को जोड़ा जाएगा। तो जहाँ पर 24 वर्ण होंगे वहां पर क्या होगा? गायत्री छंद। और एक वैदिक छंद हमारे कहाँ प्रयोग होते थे? वैदिक छंद होते थे उपनिषदों में, चारों वेदों में, आरण्यक ग्रंथों में, इनमें प्रयोग किया गया था। यानी कि ये जो बड़े ग्रंथ है उनमें जो प्रयोग किए थे वो कहलाते थे वैदिक ग्रंथ। अब पहला हो गया गायत्री, दूसरा हो गया उष्णिक। उष्णिक में कितने वर्ण होते हैं? 28 वर्ण। यानी कि जहाँ पर 28 वर्ण हो गए वेदों में, वहां पर कौन सा छंद माना गया था? उष्णिक छंद। तीसरा अनुष्टुप में 32 वर्ण, प्रयति में 36 वर्ण, पंक्ति में 40 वर्ण, त्रिष्टुप में 44 वर्ण और जगति में 48 वर्ण। यानी कि ये जो सारे के सारे जो अपने वर्ण है, इनके मात्राओं को अपने को याद रखना होगा। अब हमारे जब वो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग हुआ था? हमारे त्रिष्टुप छंद का। किसका प्रयोग हुआ? त्रिष्टुप छंद का सबसे ज्यादा बार। यानी कि प्रथम नंबर पर कौन आता है? हमारे त्रिष्टुप छंद। और सेकंड नंबर पर कौन आएगा? हमारे गायत्री छंद। यानी कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसका प्रयोग किया गया? त्रिष्टुप छंद का। और सेकंड नंबर पर गायत्री छंद का। अब हम आगे चलते हैं लौकिक छंद के बारे में। अब लौकिक छंद को कितने भागों में बांटा गया वो हम देखते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक छंद में हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक और एक मात्रिक। वर्णिक में क्या होता है? जिन
जिस छंद में गणों की या वर्णों की संख्या गिनी जाती है वहाँ उसे क्या कहते हैं, वर्णिक छंद। यानी गण क्या होते हैं, गण क्या होते हैं, 3 शब्दों 3 अक्षरों वर्णों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं गण। गण के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम उनके भाग देख लेते हैं। वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक में क्या होता है कि जिस रचना में या जिस छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद, वर्णिक और मात्रिक दोनों के 3-3 भाग है, दोनों के समछंद, अर्धसमछंद, विषमछंद, इसके भी समछंद, अर्धसमछंद और विषमछंद। अब समछंद, दोनों समछंद के भी अलग अलग 2-2 पार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से, पहले एक साधारण छंद, दूसरा दंडक छंद, इसमें भी एक साधारण छंद और दूसरा दंडक छंद। अब देखो पहले समछंद किसको कहते हैं, समछंद उसको कहते हैं जिसके हम कोई भी पद पढ़ते हैं, कोई भी रचना पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 4-4 चरण, अपन दोहा पढ़ते हैं उसमें भी 4 चरण होते हैं, उसमें 4 चरण यानी कि सभी 4 भी होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं। यानी कि जिस काव्य में, जिस रचना में सारे चरणों में समान अपने को सारे चरणों में समान मात्राएं मिली है, समान वर्ण मिले, यानी कि सभी में समान तरह की हमें मिले, उसे क्या कहते हैं, समछंद। अर्ध समछंद किसे कहते हैं कि जहां पर हमें आधे आधे चरणों में समानता प्राप्त हो, यानी कि जैसे पहला दूसरे में समान हो गई, तीसरे चौथे में समान हो गई, या फिर पहले तीसरे में पहले चौथे दूसरे चौथे में ऐसे समान मिल गई, तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध समछंद। और विषमछंद जिनके चारों चरण यानी कि सभी चरणों में कोई भी समानता प्राप्त नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विषमछंद। और ये परिभाषा किसमें होगी, मात्रिक छंद में, यानी कि जिसके सभी चरणों में समानता प्राप्त हो उसे कहते हैं समछंद। जिसके आधे चरणों में समानता हो, यानी आधे चरणों में समानता प्राप्त हो अर्धसम, और जिसके सभी चरणों में समानता नहीं हो उसे कहते हैं विषम छंद। अब साधारण छंद, जब हम वर्णिक छंद की बात करते हैं, वर्णिक छंद की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिस रचना में, जिस काव्य में हमें गणों की या वर्णों का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद में साधारण और दंडक तो थे, सम में तो साधारण का होते जिसमें 1 से लेकर 26 तक के वर्ण हो, 1 से लेकर 26 तक के वर्ण, वो क्या कहलाता है, साधारण छंद। जैसे हमने पीछे अपन ने वैदिक छंद में पढ़ा था, उसमें सबसे पहला छंद आया था गायत्री छंद, उसमें कितने थे अपने 24 वर्ण, यानी कि वो एकमात्र छंद था उसमें से जो साधारण की श्रेणी में आता। उसके आगे उष्णिक आया था, उसमें 28, यानी कि वो 26 से ज्यादा वर्ण हो गए, इसलिए वो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे दंडक की श्रेणी में। अब हम चलते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में भी सम छंद है, सम भी में भी 2 प्रकार की, साधारण दंडक। और साधारण यानी इसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं, लेकिन मात्राओं की गणना के आधार पर हम जिसे देखते हैं वो मात्रिक छंद कहलाता है। हम साधारण छंद में 1 से 32 तक की मात्राएं होती है, जिस काव्य में 1 से 32 तक की मात्राओं का हमें ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, साधारण। यानी कि 32 से अधिक मात्राएं होती है, वो किस श्रेणी में आ जाता है, हमारे दंडक छंद की श्रेणी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्णिक और मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं। जैसे वर्णिक छंद के उदाहरण कौन से, कवित्व भी 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, यानी कि उसमें हम सिर्फ वर्ण गिनते, ना कि हम उसमें गणों की गणना नहीं करेंगे, सिर्फ वर्णों की गणना करेंगे। सवैया के भी अनेक भेद होते हैं, और सवैया में हम गणों की गणना करेंगे। द्रुत विलंबित में हो गया, जैसे हम आगे गण जब हम सीखेंगे तो हमें द्रुत विलंबित के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसमें हमारे नगण, पगण, भगण, रगण, ये 4 अपने गण होते हैं। नगण का मतलब क्या हो गया कि तीनों मात्राएं लघु होंगे। हम लघु गुरु मात्राओं के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम उनके बस भेद जान लेते कौन कौन से, यानी कि ऐसे जो छंद जहाँ पे वर्णों की गणना होती है उसे कहते हैं वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद में हमारा दोहा हो गया, दोहा और सोरठा हमारे क्या हो गए, अर्ध सममात्रिक, यानी कि उनके आधे चरणों में हमें समान लक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि दोहा में क्या हो गया कि पहले और तीसरे में समान और दूसरे और चौथे में समान हो गए, और वही सोरठा इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि उसके भी पहले तीसरे में समान और दूसरे चौथे में समान, यानी कि जो पहले तीसरे में लक्षण प्राप्त होंगे वो सोरठा के दूसरे और चौथे में चरण में अपने लक्षण प्राप्त होंगे। अब गीति का हो गया, हरि गीति का क्या हो गया, समछंद हो गया। चौपाई क्या हो गया, समछंद हो गया। यानी कि ये सारे उदाहरण किसके आएंगे, मात्रिक छंद के। अब हम इसकी जो शब्दावलियां प्रयुक्त होती है छंद के उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छंद से संबंधित कुछ शब्दावलियां देखिए, पहले होती है यति, गति, तुक, चरण, दल और मात्रा, यानी कि ये शब्दावलियां जब भी हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें हमारे बार बार प्रयोग में आती रहती है। पहले हम देखते हैं यति क्या होती है, जब भी अपन पढ़ा होगा अपने कोई वाक्य में या दोहे में बीच में एक कॉमा का यानी अर्ध विराम का एक चिन्ह लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, अब यति। अब जैसे जब छंद का वाचन करते समय जहां हमें विश्राम या विराम यानी कि जहां पर भी हम थोड़ा रुकते हैं
वहां पर हमारे एक अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं और उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, यति। यानी कि जहां पर हमें विश्राम या विराम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, यति। अब दूसरा है गति। जब हम छंद को पढ़ते हैं या वाचन करते हैं तब कभी कभी हमारा स्वर ऊपर नीचे यानी कि उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है ना, आरोह अवरोह यानी कि उतार चढ़ाव होता है, यानी कि कभी हमारा स्वर ऊंचा हो जाता है, कभी हमारा स्वर नीचे हो जाता है। उसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, हमारे छंद में गति कहते हैं। तीसरा हो गया तुक। किसी भी छंद के चरण के अंत में प्राप्त होने वाले समान स्वर ध्वनि को, यानी कि जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे अपन कोई भी दोहा बोलते, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो ऊपर क्या हो गया कि नीचे छिटकाए आया था और पड़ जाए आया था, यानी कि पीछे की जो हमारी स्वर ध्वनि क्या आ रही, दोनों में आए, यानी जो आए पीछे आ रहा है कि छिटकाए आए और पड़ जाए आए। ठीक है, दोनों जब आए ये जो स्वर ध्वनि थे उससे पीछे क्या कहते हैं, तुक। अब अगला आता है अपने चरण। चरण क्या होते हैं, प्राय प्रत्येक छंद में 4 चरण ही होते हैं। प्रत्येक छंद के भाग कितने होते हैं, 4, और उस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चरण या पाद भी कहते हैं। प्राय सामान्यतः प्रत्येक छंद में, प्रत्येक काव्य में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि जैसे अपन ने कोई भी दोहा बोला तो दोहे के अपन यानी अपन जब यति लगाते हैं उससे पहले का एक चरण मानते हैं, उससे आगे का नीचे, यानी कि प्राय हमारे 4-4 चरण मान जाते हैं। अगर अपन चौपाई की बात करें, चौपाई में हमेशा प्रत्येक पद अलग अलग लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर पीछे एक खड़ी पाई आती, जब पूरा होता तब डबल पाई आती। यानी कि चौपाई में सारे के सारे क्या हो गए, यति के बाद में यानी सारे अलग अलग लाइन में आते हैं, और उसमें दोहा सोठा में क्या होते हैं, एक ही लाइन में 2 पद आ जाते, 2 चरण आ जाते हैं, यानी पद या चरण एक ही बात होगी। लेकिन कभी कभी प्राय तो 4 ही होते हैं, लेकिन कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं उसमें 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पे हो गया, कुंडलियां हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे 6 चरण वाले भी छंद माने जाते हैं। अब अगला हो गया हमारे दल। जब एक ही पंक्ति में, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था दोहा का, यानी कि यति के बाद में दूसरा चरण आ गया, यति के पहले पहला चरण आ गया, यानी कि अपनी पंक्ति तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 चरण लिखे गए। यानी जब एक पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते तो उसे क्या कहते हैं, हमारे दल। अब अगली बात आती है मात्रा। जब मात्रा क्या होती है, छंद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका होता है, हमारे मात्रा का, यानी जिसको अगर मात्रा सही ढंग से लगानी आ गई, यानी कि मात्रा का ज्ञान हो जाता है तो उसका छंद कभी भी गलत नहीं होता। यानी कि छंद में सबसे ज्यादा आवश्यक पॉइंट कौन सा होता है, मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं, हमारे स्वर और व्यंजन 2 पार्ट होते हैं हमारे वर्णमाला में, लेकिन हमें कभी भी व्यंजन वर्ण पर हम कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। मात्रा किस पे प्रयोग होती है, हमेशा स्वर वर्ण पर। आपको ये तो पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के माध्यम से बोला नहीं जाता, यानी कि उसके पीछे जो स्वर लगा हुआ था व्यंजन के साथ, हम उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के अनुसार हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। यानी कि स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय को मात्रा कहते हैं, यानी कि अगर लघु समय लग रहा है तो हम उसको क्या करें, लघु मात्रा। अब जब हमें ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि जब हमारा दीर्घ स्वर आता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, गुरु मात्रा। यानी जब लघु स्वर को हम किसके रूप में करते हैं, लघु स्वर को हम लघु मात्रा के रूप में और दीर्घ स्वर को हम गुरु मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब हम मात्रा लगाने के नियम का, मात्रा कैसे प्रयोग करते हैं उसको हम सीखते हैं। मात्रा का निर्धारण हमेशा स्वरों के आधार पर होता है। अभी हमने देखा ही था, जैसे कि हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर भी 2 होते हैं, 3 होते हैं वैसे तो, एक तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन अपने को एक बार प्लुत तो संस्कृत में ज्यादा प्रयुक्त होता है, हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता, तो अपने लघु और दीर्घ 2 तरह के स्वर माने जाते हैं। जब भी हम लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर कौन कौन से है, जैसे कि ए, ई, उ और ये हमारे 4 क्या हो गए, हमारे लघु स्वर। और बाकी जो भी बच गए वो कौन से, टोटल स्वर कितने होते हैं अपने 11, यानी कि 4 तो ये हो गए, उसके बाद में जो 7 स्वर बचे वो हमारे कौन से हो गए, दीर्घ स्वर। अंग और रह जो होता है उसको हम स्वरों की गिनती में नहीं करते हैं। कौन कौन सा हो गया, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर। यानी ये इसकी संख्या 4 और उनकी संख्या कितनी होगी, 7। ये हमारे क्या हो गए, लघु स्वर। जब भी हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन हमेशा बिना स्वरों की सहायता से बोला ही नहीं जाता, यानी कि व्यंजन को हमें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, और उस व्यंजन के साथ जो स्वर लगा होता है उसी के अनुसार हमें नियम मात्राओं का निर्धारण करना होता है। जैसे हमने लिखा कमल,
जब भी लघु स्वर होता है तो लघु स्वर के साथ में कौन सी मात्रा है कि हमारी लघु मात्रा। और लघु मात्रा कितनी होगी, लघु मात्रा को हम क्या गिनती लेंगे, हम लघु मात्रा को हम एक मात्रा मानेंगे। और जब भी हम दीर्घ स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर के साथ हम कौन सी मात्रा लगेंगे, गुरु मात्रा। और गुरु मात्रा की संख्या हमारी कौन सी कितनी मानी जाती है, हमेशा 2। और लघु मात्रा को हम प्रतीक चिन्ह क्या मानते हैं, ये जो खड़ी पाई होती है उसको प्रतीक मानते हैं। और गुरु मात्रा को कौन सा मानते हैं, प्रतीक। हमारी जो वक्र रेखाएं जो ऐसा आकृति होती है उसको लिखते हैं। यानी कि जब भी दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ स्वर की जगह पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, गुरु मात्रा। और गुरु मात्रा का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, वक्र रेखा, यानी कि जो ऐसा आकार का चिन्ह होता है उससे अपन लिखेंगे। और उसकी कितनी मात्रा मान जाएगी, 2। जैसे अपन एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, मैं लिख रही हूँ एक शब्द जैसे कमल। कमल ये कौन सा हो गया, एक शब्द लिखा कमल। कमल में कै कौन सा है, कै में कौन सा स्वर मिला है, मै में कौन सा स्वर मिला हुआ है, और लय में कौन सा स्वर मिला हुआ है। यानी कि अब तीनों में हमें कौन सा स्वर, कौन सा शब्द मिला हुआ है, तीनों में कौन सा स्वर मिला हुआ है, मिला हुआ है। यानी कि तीनों में कौन सा हो गया, लघु स्वर। लघु स्वर मिला हुआ तो हम लघु स्वर के अनुसार हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, लघु मात्रा। जैसे कि इस पे कौन सा लगी, 1, इस पे भी 1 और इस पे भी 1। टोटल कितनी मात्रा होगी, कमल शब्द में कितनी मात्रा होगी अपने, 3 मात्रा। कितनी होगी, 3। अब जैसे मैं 1 को लिखती हूँ, जैसे मैंने अगला शब्द लिखा कमाल। क्या लिखा मैंने, कमाल। अब कमाल में कै में कौन सा स्वर हो गया, ए। मैं में कौन सा स्वर हो गया, आ। और लय में कौन सा स्वर हो गया, ए। तब कै के ऊपर जो मात्रा लगेगी वो कौन सी मात्रा होगी, हमारी लघु मात्रा। और लघु मात्रा को हम प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, खड़ी पाई। अब मैं में कौन सा स्वर मिला हुआ, आ। और आ हमारे कौन सा स्वर होगा, दीर्घ स्वर। और जहां पर भी दीर्घ स्वर होता है वहां पर हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, गुरु मात्रा। और गुरु मात्रा का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, हमारा ये वक्र रेखा या फिर ऐसा करती। अब लय में कौन सा स्वर मिला हुआ, ए को क्या हो गया, हम किसे लिखेंगे, ये ए क्या है, लघु स्वर। लघु स्वर पे लघु मात्रा लगेगी तो हमने लगा दिया। अब ये टोटल मात्रा कितनी होगी, इनकी संख्या तो हमने को, लघु मात्रा की संख्या तो हमेशा 1 होती है, लेकिन जब भी गुरु मात्रा होती है उसको हम कितनी बार मानते हैं, 2 मात्रा मानते हैं। तब 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये कितनी होगी, 2। यानी 1 + 2 + 1 कितनी होगी, यानी कि इसमें कौन सी कितनी मात्रा होगी, हमारे 4 मात्रा। इसी प्रकार अपन कोई और भी देखते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा मालिनी। मालिनी में क्या हो गया, 3 शब्द है, 3 अक्षर है, मा, ली और नी। अब ये मैं में कौन सा स्वर मिला हुआ, आ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पे मात्रा कौन सी लगेगी, गुरु मात्रा। हमने गुरु मात्रा लगा दी। अब ये लय में कौन सा स्वर मिला, ई कौन सा यहाँ पर, ये वाला। और ये कौन सा होता है, लघु। और लघु पर कौन सी मात्रा लगती है, लघु मात्रा। अभी न पे कौन सा स्वर मिला भाई, ई बड़ा। तो अब ये जो दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर पे कौन सी मात्रा लगती है, हमारी गुरु मात्रा। तो हमें कौन सी लगा दी, हमने वक्र रेखा दी। अब इसमें कितनी मात्रा होगी, हमारे 2, 1 और 2। कितनी होगी, 2, 1, 3, 3 और 2 5। यानी कि इसमें कितनी मात्रा मानी जाएगी, हमारे 5। बस इसमें एक चीज का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी हम व्यंजन वर्ण की मात्रा नहीं लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा क्री। अब ये क्री क्या है, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, कै में री मिला हुआ है। कै में क्या मिला हुआ है, री। तो री भी कौन सा स्वर, लघु स्वर। तो लघु स्वर के ऊपर क्या हमारे आएगी, कौन सी मात्रा आएगी, हमारे लघु मात्रा। ठीक है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किस मात्रा लगाए, मात्रा का प्रयोग करें, तो हमें हमेशा उस व्यंजन का स्वर वर्ण देखना। स्वर वर्ण के अनुसार ही हम किसी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा के और भी दूसरे नियम है, हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। अब हम मात्रा का अगला नियम देखते हैं। मात्रा का अगला नियम कौन सा हो गया, हमारे अनुस्वार का। अनुस्वार कौन सा होता है, जब भी हम किसी अक्षर पे, यानी जब भी हम किसी अक्षर पे हम जब ऊपर नुक्ता या फिर गाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। यानी ये कौन सा हो गया, इसी को क्या कहते हैं, अपन अनुस्वार कहते हैं। एक अनुस्वार होता है और एक हमने क्या होता है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। स्वरों की भाषा में ये तो कौन सा, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या। जब भी हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, हमारे गुरु मात्रा। कौन सी मात्रा लगेगी, गुरु मात्रा। और जब भी अनुनासिक का प्रयोग होता है वहां पे हमें कौन सी मात्रा लगेगी, हमारी लघु मात्रा। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा कंगन। कंगन शब्द लिखा, कंगन में कै में कौन सा स्वर मिला भाई,
ये अंग मिला हुआ है, अंग को कौन सी मात्रा होगी? अनुस्वार। अनुस्वार जहां पर भी आता है हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? वहां पर अपन गुरु मात्रा लगाते हैं। गुरु हो गया, ये ग में ए मिला हुआ तो ये एक हो गया। लघु मात्रा होगी, न में ए मिला तो लघु मात्रा, यानी टोटल किससे हो गया? टोटल कितनी मात्रा होगी इसमें? हमारे 4 मात्रा। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा हंस और एक लिखा हंस, ये तो अनुस्वार है और ये चंद्र बिंदु है। अनुस्वार में कितने? अनुस्वार में हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? गुरु मात्रा। और जब ये अनुनासिक है, अनुनासिक में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? लघु मात्रा। तब इसमें कौन से लग गए हमारे? लघु गुरु और लघु, और इसमें दोनों क्या हो गए? गुरु गुरु। जैसे इसमें कितनी मात्रा होगी? 3 मात्रा, और इसमें कितनी मात्रा होगी नीचे? 2 मात्रा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी अनुनासिक के नीचे वाला वर्ण, जब भी अनुनासिक के जो नीचे जो वर्ण होता है वो खुद गुरु में हो यानी दीर्घ स्वर में हो, जैसे अगर है की जगह हा हो जाता और उसके ऊपर चंद्र बिंदु होता था, वो पहले से क्या हो जाती? गुरु मात्रा मानी जाती, क्योंकि क्यों? ये नीचे वाले स्वर के अनुसार आएगा। समझ में आएगी मेरी बात? यानी कि अगर ये हंस, ये नीचे चंद्र बिंदु होता है, अनुनासिक होता है, वो हमेशा लघु की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर उसके नीचे वाला वर्ण पहले से दीर्घ स्वर में हो तो वो हमेशा पहले गुरु मात्रा में माना जाएगा। अब उसके अगला जो हम देखते हैं, अगला क्या हो गया? एक और सीख लाके कि जब भी कोई वर्ण, जब भी किसी लघु वर्ण के, लघु स्वर के बाद में कोई आधा वर्ण आ जाता है, लघु वर्ण के बाद में कोई आधा वर्ण आ जाता है लघु स्वर के बाद में, तो उस आधा वर्ण क्या होगा? पहले वाले को, लघु को गुरु बना देगा। जैसे मैं लिख रही हूँ कृष्ण, मैंने लिखा ये कृष्ण, तब कृष्ण में पहला कौन सा होगी? री। क में कौन सा स्वर मिला हुआ? री। री कौन सा स्वर होता है? लघु स्वर। लघु स्वर मिला है तो इसके ऊपर हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? लघु मात्रा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब भी कोई लघु मात्रा के बाद में आधा वर्ण आ जाता है, यानी कि ये क्या है? व्यंजन वर्ण, यानी कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, तो पहले वाले ये जो आधा, ये जो लघु मात्रा, इसको ये क्या बना देगा? गुरु मात्रा। यानी कि हम इस पे क्या लगाएंगे? गुरु। अब ये जो आगे वाला आधा वर्ण है, इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, यानी कि जब हमेशा मात्रा किस पर लगती है? हम स्वर वर्ण पर, यानी कि व्यंजन वर्ण पर कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद में ये जो आगे, इस पे अपन क्या लगाएंगे? कुछ लघु मात्रा, क्योंकि ये इसमें ए मिला हुआ है, तो कितनी मात्रा होगी हमारे? 3 मात्रा। कोई भी आधा वर्ण हो, समझ में आई मेरी बात की? कोई भी अगर शुरुआत में आधा वर्ण हो तब तो उसको छोड़ देंगे, शुरुआत में आधा वर्ण होगा तो उसको हम छोड़ के आगे वाले को हम उस पर मात्रा लगेंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी आधा वर्ण आ गया तो उसके पहले वाले लघु मात्रा को वो गुरु बनाए। अगर ये पहले से गुरु होता तब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि गुरु है तो गुरु होगा, लेकिन इसके ऊपर तो कभी भी मात्रा लगेगी। इतना ध्यान रखना। अब देखो, अब मैंने ये बता दिया कि कोई भी लघु स्वर आ गया, उसके बाद में आधा वर्ण आ गया तो हम उस लघु को गुरु बना देंगे। लेकिन कोई भी लघु वर्ण, लघु स्वर के बाद में आधा वर्ण आ जाए, उसके बाद में कोई है शब्द आ जाए, यानी कि लघु स्वर प्लस आधा वर्ण प्लस उसके आगे है आ जाए, है वर्ण का प्रयोग हो जाए, तब ये लघु स्वर क्या रहेगा? लघु ही रहेगा। तब ये स्वर क्या होगा? गुरु नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुम्हार, ये हो गया लघु स्वर है। लघु स्वर के बाद में आधा वर्ण, आधा वर्ण के बाद में कौन सा व्यंजन प्रयुक्त हुआ है? और इसी में भी लघु वर्ण, उसके बाद में आधा वर्ण, उसके बाद में है वर्ण। तब ये क्या होगा? ये लघु क्या रहेगा? हमेशा लघु रहेगा, यानी कि ये क्या हो गया? लघु, ये गुरु और ये गुरु, ये भी लघु, ये गुरु और ये गुरु। ये ध्यान रखना, कभी भी आधे वर्ण पे हमारी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। तो अभी दोनों में कितनी कितनी मात्रा होगी हमारे? 5। समझ में आया ये मात्रा लगाने का नियम? अब आपको अगर समझ में, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, देखो यहाँ पर ये रे में एस और मिला हो तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, और टोटल कितने वर्ण होंगे? टोटल कितनी मात्रा होगी हमारी? 4, क्योंकि ये लघु स्वर है, लघु स्वर में लघु मात्रा लगती है।
समझना कि ये हमारे क्या हो गए, नियम हो गए, कुछ मात्रा लगाने के नियम हो गए। अब बस इतना ध्यान रखना कि जब भी लघु वर्ण ये मात्रा लगाने के लिए हमने को एकदम ध्यान से मात्रा, जब भी हम मात्रा लगाने के नियम एकदम अच्छे से सीख जाएंगे तो हमारे छंद कभी भी गलत नहीं हो सकते। यानी कि काव्य शास्त्र का सबसे आसान टॉपिक कौन सा माना जाता है, छंद, क्योंकि हमें उसमें मात्राओं का, गणों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर वो हम आसानी से सीख जाते हैं तो छंद हमारे कभी भी गलत नहीं हो सकते। बाकी आपको आगे जो भी इसके आगे का जो वीडियो है कि हमें अभी तक गणों की संख्या ज्ञात करनी, गण कैसे, गणों में कौन कौन सी मात्रा रहती है, गण कैसे होंगे, उन सबको याद करनी, उन सब पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।